Hello, Arpit. Welcome to the podcast today. I'm very happy to have you here. This podcast will speak in Hindi as much as possible. Of course, if you don't have some words, you can talk in English as well, not a problem. बट हमारा उद्देश्य ये रहेगा, अगले 25 से 30 मिनट की हमारी ये बातचीत रहेगी। इसमें हम आपके बारे में जानेंगे और जैसे जैसे नेचुरल फ्लो हमारा रहेगा उसके हिसाब से कॉन्वर्ट्स करते जाएंगे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अर्पित जी, थोड़ा सा हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ पले बड़े हुए, कहाँ से आपने एजुकेशन करी, क्या करा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। ठीक है। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। और आपको भी इस मौका ये जो मौका आपने मेरे को दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अ, मेरी जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके की है कि मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ हूँ, ग्वालियर शहर में। वहीं अच्छा। पे ही मेरी स्कूल स्कूल हुआ, वहीं पे ही मैं बड़ा हुआ। मेरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। पिताजी की कपड़े की एक दुकान रही। तो वही उसी माहौल में पैदा हुआ जहाँ पे सबकी दुकानें होती हैं, सब चाचा ताऊ होते हैं आसपास। और बहुत अ, सारे, हाँ। कपड़ा काट के घिराक बना के इस तरीके से ही बचपन में बड़े हो गए। या, व्यापार व्यापार के अराउंड ही हमेशा से एक सोच बनती चली गई, क्योंकि सभी लोग व्यापारी ही थे। कभी परिवार में किसी ने जॉब नहीं किया। ऑल्दो एकेडमिकली मैं ये बोलूंगा कि घर में पढ़ाई में सभी लोगों का रुझान ठीक ठाक था, क्योंकि हम्म। कोई भी रूढ़िवादी नहीं था, कोई भी। राइट। सभी लोग मॉडर्न होने के साथ साथ अपने जड़ से जुड़े हुए थे, इसीलिए शायद घर में पढ़ने का माहौल था। अच्छा। तो फिर आपके और मैंने कोई इंजीनियरिंग से करी। भाई बहन वगैरह भी थे आपके आपके कोई? एक छोटी बहन, हाँ, एक छोटी बहन है, वो दुबई में रहती है अभी। अच्छा। उसने भी अपना मास्टर्स किया, एमबीए वगैरह किया। मेरे घर में बहनें भी सब पढ़ी हैं, तो जैसा अच्छा। मैंने बताया कि सब पढ़ी। रूढ़िवादी कोई नहीं था। ऑल्दो राइट। हम मध्यम वर्गीय से आते हैं, ग्वालियर जैसे शहर से हैं, हाँ लेकिन हाँ। माहौल हमेशा पढ़ाई का था, पढ़ाई पढ़ा पे रहे। जोर भी रहा हमेशा राइट। से कि तो पढ़ो। कॉलेज का तो जैसे चंबल के किनारे के आप लोग हैं और चंबल बुंदेलखंडी। से हैं। हाँ, और बुंदेलखंडी भी हाँ, वहाँ पे शायद चलती होगी काफी, क्योंकि झांसी का काफी बिल्कुल। उस पे वो रहा है। बिल्कुल। तो आपकी जो भाषा शैली थी वो थोड़ी बुंदेलखंडी में कुछ आप कुछ कुछ शब्द कहेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, नुआंसेस हैं, जैसे कि आप दिल्ली साइड चले जाएं या उधर उधर कैसी हिंदी बोलते हैं, और अ, ग्वालियर साइड में कुछ अलग? यार, वो डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है। एक तो इसलिए भी क्योंकि शायद मुझे ही निकले हुए 20 साल हो गए अपने शहर से। याद ही नहीं मैं होगा। 2003 में निकल आया था पढ़ाई करने के लिए ही, हाँ। बेसिकली कॉलेज करने के लिए। अच्छा। तो और उसके बाद कभी भी ग्वालियर कॉलेज जो आपका? ठेठ हाँ। ग्वालियर में नहीं था आपका कॉलेज, बाहर था आपका जैसे? हाँ, मणिपाल करके एक कॉलेज है यहाँ पे कर्नाटका में। मणिपाल राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं वहाँ करेक्ट। से पढ़ा हुआ, कंप्यूटर साइंस पढ़ी है मैंने वहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और मैं बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए एआई ट्रिपल ई के थ्रू मेरा जो बिट्स मेसरा करके कॉलेज है रांची में, वहाँ पे भी हुआ था, लेकिन फिर मैंने कॉलेज बदल लिया था, मैं मणिपाल आ गया था। मणिपाल आ गए, राइट राइट राइट। तो ग्वालियर में तो वैसा चलता है ना, मौड़ी मौड़ा और ये सब। हाँ, तो वही वही बात है। तो एक है ना, आप ऐसे कह सकते हैं कि हर शहर में एक ठेठ बोलने वाले जनता होती है, और हाँ, एक थोड़ी सी ऐसी जनता होती है कि जो मेन स्ट्रीम हिंदी में आ गई, शिफ्ट हो आदत गई। आ गई, राइट, वो सब नहीं बोलते हम। वो बहुत पहले आ गई। तो हमारी शायद मेरे घर में वो एक या दो जनरेशन पहले ही हो गया कि मेरी दादी भी ठेठ नहीं बोल पाती। अच्छा अच्छा मेरी अच्छा। दादी भी जो बोलती हैं वो शुद्ध हिंदी बोलती हैं, इसलिए क्योंकि वो भी शायद पढ़ी लिखी हैं। तो उन्होंने भी जब अपने जमाने में, मेरी दादी भी, अगर आई थिंक ग्रेजुएट थी मेरी दादी भी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो मतलब। क्योंकि उन्होंने भी ग्रेजुएशन किया और उन्होंने भी हिंदी से ही ग्रेजुएशन किया, तो उनकी हिंदी साफ हो गई, वो ठेठ खत्म हो गई। जब उनकी साफ हो गई तो उनके बच्चों की साफ हो गई, बच्चों की साफ हुई तो हमारी साफ हो गई। हो गई। ठीक है। तो बहुत। हिंदी में लोकल वर्ड्स कुछ आ जाते हैं, जैसे कभी कभी बहुत हंसी मजाक में हाँ। एक वर्ड चलता है ग्वालियर में, हाउ करके, मतलब हाँ हाउ करने की हाउ, जगह हम हाँ, हाउ ये हाउ बोलते हैं। हाउ हाउ बोलते हैं। हाँ, तो एमपी में रिवाज है, सही कह रहे हो आप। सतना वतना साइड में भी चलता है उस तरफ, हाउ हाँ, तो हाउ हाउ बोल देते हैं जल्दी जल्दी में अगर ग्वालियर साइड पे हैं तो। हाउ या हाउ। फिर नाखूनों को नौ बोल देते हैं। तो इस तरीके नो, से कुछ ऐसे नो। नौ, कि अच्छा नौ काट ले अपने, इस तरीके के। अच्छा अच्छा। तो बढ़िया है। लेकिन ये है कि मुझे भी एफर्ट डालना पड़ेगा एक आध दो वर्ड सोचने के लिए, अदरवाइज तो वो मैं टच मैं भाषा का हो।
कुछ बोलूंगा तो आप बताइए कि ये आपकी जगह से है क्या, जैसे आर्या जार्या, आर्या जार्या, ये आपकी तरफ बोलते हैं या नहीं, नहीं? ये हमारे साइड का नहीं है। आर्या जार्या भोपाल साइड का है थोड़ा सा। क्या? अच्छा। वो एक अलग क्षेत्र लग जाता है, एक अलग भाषा लग जाती है। राइट अ, राइट राइट। और मुझे इस तो बारे में थोड़ा पता है कि मेरे नाना जी एक्चुअली रेलवेज में थे, तो उनका हमेशा हम्म ट्रांसफर होता रहता था। तो मैं तो हम्म मेनली तो दिल्ली का हूँ, तो लेकिन छुट्टियों में हम नाना जी के जाते थे। तो उनका एमपी में बहुत रहता था, सेंट्रल रेलवे में थे। तो हम्म। अपना सतना, इटारसी, खंडवा, रीवा, और झांसी, झांसी, ये सब तरफ घूमते रहते जबलपुर, ये वाला क्षेत्र, हाँ। थे। हाँ, तो इधर करते रहते थे। और नाना जी का घर वैसे आगरा में है, और हम्म। मौसी ग्वालियर में है, तो वो आना जाना मतलब सब तरफ होता रहता था। तो इसलिए मुझे वहाँ की तो थोड़ी भाषा आगरा जो है ना, आगरा की भाषा और ग्वालियर की भाषा बहुत सिमिलर है, जबकि सिमिलर है। हाँ, आगरा यूपी लग गया। करेक्ट लेकिन करेक्ट। अपन, जैसे आपने बुंदेलखंड की बात करी, तो हाँ, झांसी ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर है, और आगरा भी झांसी ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर है। ऑलमोस्ट, हाँ राइट। लेकिन ग्वालियर झांसी से काफी अलग लगेगा आपको, लेकिन आगरा से काफी सिमिलर लगेगा। अंदर लाइए, तो करेक्ट उसका करेक्ट कारण ये है कि झांसी जो है उसमें बुंदेलखंड का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और करेक्ट। ग्वालियर और आगरा में चंबल संभाग का थोड़ा सा चंबल का। इन्फ्लुएंस ज्यादा है। धौलपुर भी बीच में पड़ता है ना, वो राजस्थान में पड़ जाता है अब जैसे। सोचिए, धौलपुर जो बीच में पड़ता है वो राजस्थान है, लेकिन वो आपको ऑलमोस्ट ग्वालियर जैसे ही लगेगा, उसमें बिल्कुल आपको कॉल, राजस्थान की छवि नहीं दिखेगी। छवि नहीं दिखेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। मुझे इसलिए ध्यान है कि एक ताज एक्सप्रेस करके ट्रेन चलती थी निजामुद्दीन से, दिल्ली से। हाँ, अभी भी तो चलती है वो। आगरा जाती थी, आगरा से फिर बाद में ग्वालियर, फिर अब तो जो है झांसी तक जाती है शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल अब है। झांसी से शुरू हो गई वो, थोड़ी सी एक स्टेशन पीछे से कर दी। करेक्ट जहाँ, करेक्ट। बल्कि अगर पता नहीं, मुझे ठीक से याद है तो हो सकता है एक स्टेप और पीछे चली गई है, वो शायद ललितपुर से शुरू हो गई है दिल्ली अच्छा के लिए, अच्छा अच्छा। हाँ तो शायद। लेकिन और शुरू में तो सिर्फ आगरा तक ही जाती थी, फिर उन्होंने ग्वालियर तक एक्सटेंड करी थी, फिर उसके बाद उन्होंने झांसी तक कर दी और बढ़ाते चले गए। तो ताज एक अच्छी ट्रेन होती थी कि उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी और टिकट भी मिल जाती थी। तो हाँ, बाकियों में तो मतलब बहुत, या वो शताब्दी वगैरह लेनी पड़ेगी आपको जाना है तो। हम भी अब मध्य आजकल उसका भी बहुत चल गया है, एक दुरंतो चलती है। गतिमान एक्सप्रेस करके एक होगा। बहुत ही पॉपुलर ट्रेन राइट शुरू हो राइट। गई है इसी रूट पे, और अच्छा। उसने हम्म। शताब्दी को भी पिछाड़ दिया है। हाँ, हो गया होगा बिल्कुल। पहले तो यही होता था, शताब्दी था कि जैसे आपको सीटिंग में जाना है तो 3 4 5 घंटे की जर्नी, तो शताब्दी से ही जाना है। और राजधानी वो लंबी वाली होती थी जो कि ओवरनाइट करना है, तो राजधानी। मुझे उसी का ध्यान है, बात की जो ट्रेन आई हैं, मुझे इतना इसके बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि तब तक फिर वो छूट चुका था ट्रेन से जाना। और आप भी तो हमारे देश को छोड़ के दूसरे देश निकल गए हो, तो अब आपको ये सब चीजें नहीं पता हाँ होती। नहीं, मैं तो बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, मैं बहुत आता रहता हूँ इंडिया एक्चुअली। हमेशा ऑलमोस्ट 2 से ढाई महीने मेरे इंडिया में होते हैं हर साल एक्चुअली। तो मेरा बहुत टच फिर भी रहता है। कम है हाँ, कम तो है वो तो, नो डाउट अबाउट इट। देश के साइज के हिसाब से, और जितनी जनता यहाँ पे जितना कुछ कर देती है उतने समय में ना, राइट, उस हिसाब से बहुत कम है। उस हिसाब से कम है। हाँ, कोविड के दौरान काफी कट ऑफ हो गया था कि ऑलमोस्ट 2 ढाई साल हो गए थे नहीं आ पाए फिर, लेकिन उसके बाद से तो लगातार आ रहे हैं, मतलब 21 से तो दोबारा आना लगा था। तो भाई फिर जी, गुड मॉर्निंग। हम्म, आपने जैसे बताया कि आप बेसिकली अपने पढ़ने के लिए बैंगलोर शिफ्ट हो गए, तो जब आप बैंगलोर गए और जब आप पहले ग्वालियर, मणिपाल, अच्छा सॉरी, मतलब कर्नाटका शिफ्ट हो गए आप बेसिकली, कर्नाटक आ गया था, हाँ मैं। कर्नाटका में। तो जैसे उसका परिवेश तो काफी डिफरेंट रहा होगा, जैसे झांसी हो गया, आगरा हो गया या ग्वालियर, इसका थोड़ा सा रहन सहन, खाना पीना, भाषा शैली सब अलग है। और कर्नाटका का जैसे बिल्कुल डिफरेंट है। आपको क्या कुछ चैलेंजेस आए, या कैसे आप सम्मिलित हुए नए एनवायरनमेंट में, थोड़ा उसके बारे में अगर कुछ याद हो आपको तो। यार, क्योंकि बहुत ही यंग एज थी, तो आप ऐसा कह सकते हो कि थोड़े से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। राइट ये मैं बोल रहा हूँ कि मैं 18 साल का था जब मैं कॉलेज चला गया, जैसे हम सभी जाते हैं 18 साल पे। करेक्ट। ट्वेल्थ बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम्स होती थी मेरे को उस वक्त शुरू में, जैसे मेरे घर में मैंने बचपन से प्याज और लहसुन नहीं खाया था कभी भी। अच्छा लेकिन अच्छा। जब मैं कर्नाटका पहुंचा तो मुझे पता चला कि दाल में भी प्याज डलती है। चलती है। अब तो वो शुरू का समय मुझे याद है कि मैं मम्मी से रेसिपी पूछ के कभी कभी अपने रूम में ही दाल बना लेता था, अच्छा, और फिर मेस में जाके रोटी लेके आता था, और अपने रूम पे बनी हुई दाल और रोटी को खा लेता था। खा लेते थे, राइट। लेकिन फिर कुछ दिन दही से चलाया, कुछ टाइम रायते से काम चलाया, लेकिन 2 3 4 महीने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ऐसे चलना नहीं है भाई, हाँ, प्याज तो खानी पड़ेगी। खानी तो फिर पड़ेगी। मैंने एक ट्रेनिंग की तरह
प्याज और लहसुन के ऊपर काम करना शुरू किया। और अब ये सुनने में वो तो आपके दर्शकों को भी शायद ऐसा लगेगा राइट, कि यार ये कैसी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, राइट। ये भी नहीं कोई नहीं, प्रॉब्लम है। इसमें होती है जैसे तो ब्राह्मण बनिए होते हैं, बहुत से नहीं खाते हैं एक्चुअली प्याज और लहसुन, और जैसे जैन में भी नहीं खाया जाता। नहीं, और अब बचपन से ही नहीं खाया होगा तो फिर टेस्ट ही नहीं डेवलप होता वो सब चीजों नहीं का। नहीं, और इनफैक्ट स्मेल आती है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मेरी दादी जी थी, वो हाँ भी नहीं खाती थी प्याज और लहसुन, वो राधा स्वामी थी। तो उनका भी ऐसे ही रहता था कि अगर प्याज कट भी रही हो ना कहीं, तो उनको दूर से स्मेल आ जाती थी कि अरे ये लहसुन का हाँ छौंक हाँ, गया। हमें मेरे को आज भी आ जाती है, ऑल्दो राइट। अब उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अभी भी अगर मैं कच्ची प्याज खा लूं तो मुझे स्मेल आई, पूरा बिल्कुल। दिन तक मुंह के अंदर वो टेक्सचर रहता है, और मतलब correct। मुझे पता रहता है पूरा दिन कि आज मैंने कच्ची हाँ प्याज हाँ, खा ली है। एब्सोल्यूट। बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई चीज में बुराई है, हाँ बस नहीं, ये वो कह रहा हूँ कि उसका, कुदरत, उस सब्जी का ये नेचर है, ये उसका नेचर। स्वभाव है। सल्फर बहुत अ, होता है ना उसके अंदर, तो उसका वो पंजेंट आता है, तो वो रहता है बहुत टाइम, आफ्टर टेस्ट भी हाँ, रहता है और स्मेल रहती है। तो उसका और नेचर है। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग नहीं खाते ना, उनको बहुत इम्पैक्ट करता है। आप खा रहे हो तो आपको इतना पता नहीं चले, जैसे नॉन वेज और वेज का हो जाता है, तो जो नॉन वेज खा लेते हैं उनको कोई स्मेल नहीं आती। हमको अंडे में भी स्मेल आ जाती है कि अंडा कोई बना रहा है, तो हमें हम्म। दूर से स्मेल आ जाती है कि अरे अंडा बन रहा है। ऐसा नहीं है, वो क्या है कि आप नहीं खाते ना, तो आपके उसके प्रति वो नहीं बन पाई है, सजगता नहीं तो बन पाई। आप खुद नहीं खाते क्या अंडा? हाँ, हम अच्छा। लोग भी नहीं खाते, हम प्योर वेजिटेरियन है, तो अंडा वंडा कोई शराब सिगरेट वगैरह कुछ आज तक तो नहीं करा, अभी तक तो फिलहाल। तो लेकिन हाँ, प्याज वाज हमारे घर में बचपन से बनती थी, दादी जी नहीं करती थी क्योंकि मेरी नानी जी भी खाती थी प्याज वगैरह, नाना जी भी खा लेते थे, तो हम्म। इसलिए हमारे प्याज वगैरह चलती है। लेकिन दादी जी की साइड से नहीं खाते थे, उनके घर में दालें वालें भी जैसे आप बता रहे हो कि बिना प्याज की बनती थी, हमारी प्याज वाली बनती थी पूरी। तो वो डिफरेंस हो जाता था बेसिकली। हाँ, तो बाद ये में कितनी बड़ी मेरे लिए बदलाव था ये उस वक्त, हाँ, ये ये तो मेरे बहुत को बड़ा बड़ा बदलाव, मैं परेशानी समझ थी सकता मेरे को। हूँ। क्योंकि दादी जी बाद में आखिरी समय में हमारे साथ रहती थी, पहले दूसरे ताऊ जी के यहाँ रहती थी। तो हम लोग तो प्याज का बनाते थे, तो फिर हम उनके लिए एक अलग से, मतलब पहले चौंक लगाने से पहले उनकी दाल वगैरह सेपरेट लगाना, ये सब करना, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा, मतलब एक ओल्ड एज में इतनी जल्दी आप नए तरीके अडॉप्ट भी नहीं कर पाते। तो उनको लिए बड़ा बड़ा एडजस्टमेंट था हमारे साथ रहना, क्योंकि अब घर में बनाएंगे। अब हमें इतनी सजगता नहीं थी, तब तो छोटे होते थे कि अरे क्या फर्क पड़ता है, हमने तो एग्जॉस्ट चला दिया तो नहीं आएगी स्मेल, लेकिन उनको तो आती थी। क्योंकि भाई वो वाली बात है ना, जैसे हम लोग अंडा नहीं खाते, तो बाहर जैसे रोड पे ठेले पे अंडा कहीं ऑमलेट बना रहा था, हमें दूर से स्मेल आ जाएगी उसकी, और उल्टी, बल्कि उल्टी आने लग जाती थी कि ये क्या हो रहा है। तो अब ऐसे ही उनको होता होगा, तो हमें सब समझता नहीं है ना, दिमाग में आता नहीं है कि अच्छा दूसरे को भी हो सकता है, या कोई हाँ, जैसे सही बात है। नॉन खा रहा है, तो हमको मतलब इतना वो नहीं लगता था कि कैसे होगा। तो अब तो क्या इतने जगह रह लिए बाहर, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे पे जब बढ़ रहे होते हैं तो एक क्या ना, एक्सेप्टेंस नहीं होती दूसरे की, तो दूसरे आप हम्म। कर लिया तो आपको लगता है ये तो सिंपल ही है, दूसरे का आपको बहुत सिंपल नहीं लगता है। तो वो हाँ, एक मेच्योरिटी नहीं होती है बिल्कुल भी। तो अब मैं समझ सकता और हूँ आपने। बहुत ही पर्सनल वाली चीजें हैं ये, इसमें बिल्कुल भी सही गलत नहीं है, ये तो बिल्कुल पर्सनल प्रेफरेंस वाली चीजें हैं। एब्सोल्युटली। हम सभी को, आई एम श्योर, किसी न किसी चीज में स्मेल आती है और कुछ कुछ चीजों में स्मेल नहीं आती और दूसरे को आ रही होती है। आ रही होती है, बिल्कुल। तो ये तो हमारे सभी इंद्रियों का मायाजाल है तो हमारा। बिल्कुल 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 सही बताया। फिर आपने जैसे ये बताया कि जैसे वहाँ पे जैसे खाने में भी दाल का भी जो उनका तरीका है बनाने का, जैसे वहाँ पे जैसे सांबर की अरहर की दाल बहुत चलती है, जैसे साउथ में कर्नाटका वगैरह साइड में भी या सांबर। फली डाल देते हैं दाल के अंदर। हाँ, ड्रम स्टिक जो डालते हैं, बिल्कुल। ड्रम सेम स्टिक्स जैसे। भी नहीं, और भी तरीके की फलियां, मतलब हाँ, फलियों का इतना इस्तेमाल एमपी में होता था लेकिन सूखी सब्जी की तरह ज्यादा होता है। हाँ, सेम यहाँ पे जैसे फलियों को थोड़ा सा दाल डाल देते हैं, सब्जियों में मिला के चलाने का ज्यादा रिवाज है। ज्यादा रिवाज है, तो अ, उसमें डिफरेंट आया होगा। करेक्ट वो एक करेक्ट। बहुत अलग था। फिर दूसरा, हमने रोटियां अपने यहाँ आटे की ज्यादा चलती हैं, लेकिन यहाँ कर्नाटका में जब आए तो मैदे की रोटी पे आए हम लोग। अच्छा, मैदे तो की, अच्छा मुझे लगा जवार की मैदे चलती। की रोटी बनती थी यहाँ पे हमेशा। अरे आप वो इस संभाग में खाना खाओगे, मैंगलोरियन रीजन में अगर कभी खाओगे खाना, या तो हमारा मैंगो। मैंगलोरियन फूड पे हाँ, नॉर्थ केरला के फूड का बहुत इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस है। कहेंगे, या कहेंगे कि एक सा ही कोस्टल है। तो अच्छा नॉर्थ अच्छा। केरला और मैंगलोर वाला जो खाना है उसमें हाँ, थोड़ी थोड़ी समानताएं भी हैं, बहुत डिफरेंस भी है। लेकिन आई एम श्योर जो आपके दर्शक केरला से और मैंगलोर से होंगे वो बोल रहे होंगे कि अरे इसको पता नहीं है। पता नहीं क्या अ, क्या। राइट। लेकिन जो एक बाहर के आदमी का मेरा जो लेंस था, मैं उस लेंस से बता सकता हूँ कि हम्म। अ, रोटियों में एक बहुत मैसिव डिफरेंस था। हाँ। दूसरा, जो चीज एक और भी चीज समझ में आई मेरे को जब मैं हम्म, इस तरफ आया कि
मेरी शुरू में गलती ये रही कि मैं वही खाना ढूंढ रहा था जो मैं खा रहा था, इसीलिए गड़बड़ होती थी। फिर मुझे समझ में आया कि इनका खाना ही अलग है, अगर मैं अपना खाना स्विच कर जाऊंगा ना तो इजी हो जाएगा। इजी हो तो जाएगा। जब मैं इडली पे आ गया, डोसे पे आ गया, फिर साथ जब मुझे केसरी भात में मजा आने लग गया, जब मुझे चाव चाव भात में मजा आने लग गया, उपमा मेरे को बहुत पसंद आने लग गया, तब जिंदगी बहुत आसान हो गई। तब मुझे समझ में आया कि अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। इस राइट दुनिया में तो मेरे जैसे वेजिटेरियन मतलब वो सिर्फ बच ही नहीं सकते, पनप सकते हैं, मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया है। राइट 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 ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे संग थोड़ा ऐसा था कि हमारे घर में, क्योंकि मेरी मम्मी काफ़ी एमपी एमपी की तरफ घूमी हुई थी, तो सतना इटारसी वगैरह, तो उनके पास वो महाराष्ट्र का इन्फ्लुएंस बहुत था, तो पोहा और साबूदाने के बड़े और प्याज व्याज खूब खाते थे। साबूदाने तो की खिचड़ी। खिचड़ी विचड़ी बहुत चलता था। तो हालांकि हम दिल्ली में पले बड़े हुए, तो उस समय इतने लोग नहीं खाते थे। तो जब मेरी मम्मी कुछ व्यंजन बनाते थे, लोग खाने आया करते थे हमारे, अरे इन्होंने तो ये कोई अलग चीज़ बनाई है आज। तो हम लोग जैसे, हम्म। और उनमें ज़्यादा थोड़े से थे, दिल्ली के साइड में बहुत पंजाबीज और सरदार्स के बीच में होते थे हम लोग। तो उन हम्म। लोगों को लगता था अरे ये तो डिफरेंट खाना बनाया है कुछ इन्होंने, उन्हें पता भी नहीं था हम्म। उस में कि होता क्या है ये। तो एक वो एक्सपीरियंसेस हैं कि, क्योंकि मेरी नानी जी बनाती थी सब कुछ, और इडली डोसा सांभर भी मेरी मम्मी शुरू से ही बनाती हैं बहुत पहले से। तो वो हाँ, बहुत बढ़िया चीज़ है वो भी। तो शुरू से हमारा पैलेट जो है बड़ा वैरायटी वाला रहा, तो वो अच्छी बात है। फिर आप बताइए, जैसे आप जब उधर आए, जब आपने अपना जब करियर स्टार्ट करा बेसिकली अपना इंजीनियरिंग करके, तो उसमें आपको कुछ चैलेंजेस आए, या आपको स्वतः ही मतलब आराम से आपके कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह हो गए थे तो इसलिए आपका आराम रहा? बहुत आराम से हो गया था यार दोस्त, क्योंकि है ना मेरा मणिपाल में एक तो इन्फोसिस में हो गया था, हम्म। जो कि बड़ी आसानी से हो गया था, क्योंकि मणिपाल में इन्फोसिस और टीसीएस दो दो सौ ढाई ढाई सौ बच्चे ले जाती थी, छः छः सौ के बैच में से। राइट राइट। तो ये तो मतलब ऐसा हो जाता था कि सभी का ही लग जाता था, 200 पेमेंट। टीसीएस, 200 इन्फोसिस, और जो राइट 200 बच जाते थे उनके कोई ना कोई पेपर ही बचे होते थे बैक के। तो मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया राइट कि बैच ही प्लेस हो गया दो कंपनियों में। राइट उसके राइट बाद हमारी फिर कोर कंपनी आनी शुरू होती थी, और हम लोग फिर कोर कंपनी पे बैठते थे। राइट। उस जमाने में एक कंपनी थी ऑन मोबाइल करके, जो कि रिंग टोन्स और कॉलर ट्यून्स बनाती थी। बड़ा शौक था ना 2004 5 हाँ। 6 में, अगर आपको याद हो तो लोगों के फोन राइट। पे पीछे ट्यून बजती थी। करेक्ट वो करेक्ट एक कंपनी करेक्ट। थी जो इन्फोसिस में इंक्यूबेट हुई थी, ऑन मोबाइल नाम था उसका। अच्छा। वो बहुत बड़ी कंपनी हो रही थी उस वक्त, कैंपस आने लग जाती थी बड़ा। तो हमारे बैच में से एक बच्चे को लिया था उन्होंने, पूरे हाँ। बैच में से दो 250 300 बच्चे बैठे थे, एक राइट। बच्चे का हुआ। तो वो एक। मैं था लकीली। और अच्छा। मैंने बढ़िया। वो ज्वाइन किया ऑन मोबाइल। बड़ा ही शानदार पैकेज था हम लोगों का शुरू में, मतलब बाकी सब बच्चों को हाँ हाँ, ढाई 2008 में ऐसा समझ लो कि लगभग 2.5 लाख से 4 लाख के बीच के पैकेज होते थे, मिलता था। मोटे राइट। मोटे। कोई हम्म। बहुत ही एक्सेप्शनल है, कोई श्लम्बर्जर जैसी कोई कंपनी आ गई है तो उसने 8-10 लाख रुपए दे दिए, वो बहुत ही रेयर होता था। करेक्ट लेकिन करेक्ट। सभी लोग 2.5 से 4 लाख रुपए के बीच में प्लेस होते थे। करेक्ट। तो मैं वो वाली ब्रैकेट में था, मेरा 4.25 लाख रुपए का पहला पैकेज लगा था, और बड़ी खुशी का माहौल हो गया था, मतलब घर में राइट। भी, कि बहुत लड़के ने ऐसे कैसे तोड़ दिया, मतलब हमें विश्वास ही नहीं होता ये हमारा खुद का लड़का है, वैसा माहौल। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। इससे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि समहाउ जो इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री रही है, खासतौर पे आईटी के अंदर, अगर आप इसको 2008 की आप बात कर रहे हैं, अगर आप 8 साल पीछे भी चले जाएं अर्ली 2000s के अंदर, तब भी यही पैकेज मिलता था, 2-2.5 लाख यही चल रहा था मतलब। तो उस हिसाब से उन्होंने बढ़ाया नहीं बहुत ज्यादा। तो बल्कि 2-2.5 लाख भी हाईएस्ट होता था, मतलब और नीचे भी होता था इससे, 1.5 लाख और 2 लाख का भी पैकेज हुआ करता था। और हाँ, तो ढाई फिर तो, तो बड़ा ना फिर उस हिसाब से। हाँ हाँ, मतलब नहीं, मतलब लगभग मुझे ध्यान है कि हमारे टाइम पे ह्यूक्स करके होती थी, वो 2.5 देती थी, बाकी सभी टीसीएस वगैरह तो 1.8 होता था, किसी का 2 होता था, किसी का 2। हम्म। मतलब बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता था, मतलब 10-5 हजार आगे, 10-15 हजार पीछे, ऐसे करके रहता था। हम्म। तो उस हिसाब से बहुत जैसे जो इन्फ्लेशन बढ़ा, जैसे 8-10 साल के अंदर, या कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, उस हिसाब से बच्चों की जो फ्रेशर्स की एंट्री लेवल सैलरी थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुई उस हिसाब से। ऐसा ऐसा मालूम पड़ता है। और अभी भी कमोवेश यही यही हालात है, आई थिंक इवन इन 2020 या 2022 में भी देखेंगे तो अभी भी मेरे ख्याल से 3-3.5-4 लाख से ज़्यादा अभी भी नहीं देते, जो ये आईटी कंपनीज हैं जो सर्विस लेवल की हैं इंडिया के हो अंदर। सकता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मेरे हो को सकता देखने है। को मिला है, शुरू से ही ऐसा रहा है। तो उनका मॉडल ऐसा है। तो आपने एक और अच्छी बात बताई, ऑन मोबाइल, ऐसे आप बता रहे हैं ना, एक और कंपनी थी जो कि आज के ज़माने में बहुत बड़ी है,
उसे नाम उसको कंपनी नाम से जाना जाता है पेटीएम, उसकी भी कंपनी हुआ वन नाइन करती सेवन की बात कर रहा हूँ। हाँ, है। मैंने 197 में भी थोड़ा सा ब्रीफली काम किया है, मतलब मैंने पेटीएम में भी काम किया है, अच्छा, लेकिन राइट। 197 में भी थोड़ा सा काम वो किया भी है, वैल्यू क्योंकि एडेड उस थी। वक्त वैस की दो ही कंपनियां हुआ करती थी, 197 और ऑन मोबाइल। तो हाँ, जनरली ऐसे ही होता था कि ऑन मोबाइल का इंसान को 197 हायर करता था, एंड वाइस वर्सा। वाइस दो ही बड़ी वर्सा। कंपनी। हाँ, तो 197 तो क्योंकि नोएडा में थी कंपनी, और ऑलमोस्ट 99 2000 में ही स्टार्ट हो गई थी एक्चुअली। तो पुरानी सेम कंपनी। टाइम पे ये दोनों दोनों सेम टाइम की कंपनीज हैं, दोनों एक समय पे ही शुरू हुई थी। ऑल्दो हम्म। ऑन मोबाइल 197 से बड़ी थी, काफी बड़ी थी स्केल में, अच्छा, क्योंकि जी। ऑन मोबाइल ग्लोबल कंपनी थी। ओ, 2007 2008 में ऑन मोबाइल का आईपीओ भी हो गया था, पब्लिक हो गई थी कंपनी। ओके ओके, अच्छा, वो मुझे नहीं तो पता। काफी बड़ी हो गई थी वो कंपनी। आप ऐसे समझिए कि जो लैटिन अमेरिका और मिडिल अफ्रीका का भी पार्ट था, वहाँ पे भी वैस सर्विसेज सारी अपने इंडिया से जाती थी, ऑन मोबाइल से जाती थी। राइट 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 राइट, नहीं बढ़िया है, क्योंकि इनफैक्ट मैंने भी ऑलमोस्ट 10 साल अपने शुरू के कैरियर टेलीकॉम में ही बताया, तो इसलिए मुझे बहुत अंदर अंदर तक सारा प्रोटोकॉल स्टैक और नेटवर्क और 3G और 2G और 4G, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स और वो सब खूब अच्छी तरह से, कोर नेटवर्क, BTS बेस स्टेशन, ये नोकिया, एलकाटेल, ये सब कस्टमर हुआ करते थे हम लोगों के। हाँ, तो उस वक्त यही सबसे ज्यादा हॉट डोमेन हुआ करता एरिया। था जॉब के लिए। हाँ, राइट राइट। तो आपका जो पिछला सवाल था ना, उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा कि हाँ। रीजन क्यों है कि एंट्री लेवल जॉब्स के सैलरी नहीं बढ़े। हम्म। वो ये है कि एंट्री लेवल पे जो टैलेंट है हम्म। वो बदल गया। पहले करेक्ट के जमाने में 3-4 लाख में एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स आपको मिल जाता था एंट्री राइट। लेवल पे। करेक्ट आज की करेक्ट। तारीख में वही रिसोर्स आपको 8-10 लाख में मिलेगा नहीं एंट्री मिल लेवल के लिए, क्योंकि अब फनल बहुत बड़ी हो गई, माउथ ऑफ द रही। फनल बहुत बड़ा हो गया है। अब ज्यादा राइट। लोग इंजीनियरिंग करते हैं। 2.5-3 लाख करेक्ट। के जॉब आज भी लगते हैं, हाँ, लेकिन वो बेस्ट जॉब्स नहीं है। पहले 2.5-3-4 लाख के बेस्ट जॉब्स होते थे। जॉब जॉब होते थे, राइट राइट, नहीं सही बात है। वो तो अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखेंगे तो जैसे अर्ली 2000 में जैसे मेरी 2.5 लाख लगी थी जब, तो हम लोग तो पागल ही हो जाते थे देख के कि इवन हाँ, गवर्नमेंट। अब आज अगर आप सेम ही उतनी टैलेंटेड हो, उतनी अच्छी इंडस्ट्री में क्रैक करोगे जॉब, तो डेफिनेटली आप 7-8 लाख रुपए के एंट्री लेवल से शुरू करोगे। करेक्ट अब करेक्ट होना। जैसे जो अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो हाँ। प्राइवेट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, आईआईटीज को हटा देता हूँ, एनआईटीज को भी हटा देता हूँ। अगर करेक्ट। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की हम बात करें, या हम ये जितने भी बिरला के जितने भी कॉलेजेस हैं, बिट्स जितने भी हैं, वीआईटी वेल्लोर जैसे कॉलेजेस की बात करें, तो हाँ। इसमें आज की तारीख में अगर कोई कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट है, हाँ, तो वो 8-10 लाख रुपए एंट्री लेवल से ही शुरू करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, उनमें तो बिल्कुल फर्क है, और उसमें ये लोग आई थिंक इन्फोसिस या जो विच कंपनीज बोलते हैं, हम इसमें जाते भी पसंद भी नहीं करते जाना। जाएंगे भी नहीं, जाना भी नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि अब देखिए इन्फोसिस भी तो कितना बदल गया। पहले इन्फोसिस बहुत स्पेंड करता था ट्रेनिंग में, और हाँ, मैसूर में कितना बड़ा अच्छे। एक जगह बनाई थी उन्होंने। लेकिन कोविड के बाद से मैंने सुना है चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। पता नहीं कैसे होती होगी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग, क्योंकि बच्चों के पास मशीन भी नहीं पहुंच पाती। ओ, ऐसा ओके। एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी मशीन पे ही ट्रेनिंग कर ट्रेन कर। लो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो माहौल बहुत बदल गया है, लैंडस्केप बहुत चेंज हो गया है। राइट। तो इसीलिए अब कंपेयर नहीं कर सकते हम लोग उस जमाने उस को जमाने इन्फोसिस का। के और आज के जमाने को इन्फोसिस के। 2006-08 में तो पेरेंट्स ये बोल देते थे कि बेटा इन्फोसिस ज्वाइन करो, देयर इज नो बेटर कंपनी देन इन्फोसिस। राइट। आज आपका पेरेंट नहीं बोलेगा आपको ये बात, आज ब्रांड वो नहीं रही इन्फोसिस की। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बात तो है। फिर आपने जैसे आपकी जो जर्नी रही, जैसे ऑन मोबाइल में आप आए, फिर टेलीकॉम कंसोलिडेट होना शुरू हुआ था 2008-9 के आसपास, बहुत ज़्यादा काफ़ी स्लम्प आ रहा था बेसिकली। जैसे जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स थे, जैसे अल्काटेल, लूसेंट, ये सब मर्ज हो रहे थे। सीमेंस भी नीचे जा रही थी, नोकिया नीचे जा रही थी, सबका इनका मर्ज होना शुरू हो गया था सबका। एरिक्सन भी काफ़ी डाउन जा रही थी। फिर चाइनीज कंपनी होती थी, हुआवी होती थी एक, और ZTE होती थी, जो हुआ भी, नेटवर्क हाँ। की बात कर रहा हूँ मैं, हम्म। राइट, टेलीकॉम में। और उस समय आई थिंक ऑलमोस्ट 8-10 के आसपास ऑलमोस्ट 10 प्रोवाइडर्स हुआ करते थे। एलकाटेल, सॉरी, एयरसेल, एयरटेल, हच भी होता था, और अपना आइडिया, वोडाफोन, और दुनिया जहान के, मतलब ऑलमोस्ट 10, डोकोमो भी होता था आई थिंक उस समय। ऑलमोस्ट 10 प्रोवाइडर्स हुआ करते थे। लेकिन आई थिंक जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, कंसोलिडेट होना शुरू हो गया बेसिकली। आई थिंक बाय द टाइम 2011-12 क्या आया, तब तक धीरे धीरे कंपनियां सारी नीचे जानी शुरू हो गई टेलीकॉम की।
तो आपने अपने कैरियर में जब आप गए तो आपने भी इम्पैक्ट महसूस करा, या कुछ आपका चेंज करा, या कैसे आपका प्रोग्रेशन हुआ उसमें? यार मैंने इसलिए नहीं फेस किया क्योंकि मैंने उससे बहुत पहले ही टेलीकॉम छोड़ दिया। मुझे टेलीकॉम में उतना मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली, राइट। क्योंकि टेलीकॉम मुझे जावा, मतलब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह हाँ, काम करता था वैक्स करेक्ट। इंडस्ट्री में, और हाँ, जावा में कोडिंग करता था। करेक्ट करेक्ट मैं जावा से पहले सी सी प्लस प्लस में कोडिंग किया करता था, करेक्ट करेक्ट। और काफ़ी सालों तक सी सी प्लस प्लस में मैंने काम किया। हाँ, इनफ हो गया था मेरे लिए सी सी प्लस प्लस लिखना। तो जब करेक्ट। जावा में आया ना, तो मैंने उतना एंजॉय नहीं किया जावा को, क्योंकि और ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था छोटे से काम को करने के लिए। अच्छा। लेकिन आप नोटिस करोगे 2009 8 9 आते आते कई सारी इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस आ गई थी। अगर आपको याद हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आ गई थी बहुत सारी, हाँ पाइथन हाँ। वगैरह चलने लग गई थी। राइट राइट राइट। हाँ, उसी ये वक्त सब चलती थी, राइट। है ना, सभी आ गई थी। तो मेरा रुझान थोड़ा सा अ, अ, ऐसी लैंग्वेजेस की तरफ आ गया था जो न्यू एज लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पे ना हम फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हो, और करेक्ट। ज़्यादा जल्दी शिप कर सकते हो प्रोडक्ट। हम्म। अ, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरह की स्टार्टअप मेंटालिटी आ गई थी मेरे अंदर। हम्म। मुझे पता नहीं था कि इसे स्टार्टअप मेंटालिटी कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर सोच यही आ गई थी कि रादर देन बिल्डिंग स्केलेबल प्रोडक्ट्स इन जावा, मैं क्विक पीओसीज बना सकता हूँ क्या, करेक्ट। और आइडियाज को इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बना सकता हूँ क्या जल्दी जल्दी। ये थोड़ा सा मेरे अंदर सोच आ गई थी उसी वक्त, उसी दौरान की बात है। मैं इंटरनेट पे मुझे पता चला एक स्लाइड शेयर करके वेबसाइट के बारे में, जो लिंक्डइन हमारे भी 2000, करता था, आई थिंक। जो लिंक्डइन ने एक्वायर करी थी। हाँ, राइट राइट राइट। तो ये वेबसाइट को इंडिया में कॉलेज में बच्चे यूज करते थे, इसलिए मुझे पता चला था, क्योंकि इवन मैं भी कई बार पीपीटीज डाउनलोड करता था वहां से और पढ़ता था। राइट। तो करेक्ट। उस वक्त पीपीटीज पढ़ने का और कोई अच्छा सोर्स नहीं था, और स्लाइड शेयर बहुत ही अच्छी जगह लगती थी मेरे को। हम्म। स्लाइड शेयर पे ही मैंने देखा कि उनके वहाँ पे एक हायरिंग का लगा हुआ है पोस्ट। फिर मेरा एक बहुत ही करीब दोस्त था, और वो उसने रिसेंटली स्लाइड शो ज्वाइन किया था, तो उससे भी बात हुई। और मैंने, मतलब जैसे होता है ना कि आप अपने दोस्त से बात करते हो, उसने बताया वो इस कंपनी में, और आपने बोला अरे यार ये तो मेरी भी हाँ, फेवरेट कंपनी है। करेक्ट तो करेक्ट। बस वो ऐसे कॉन्वर्जेशन शुरू हुआ। फिर उसने मेरे को बताया कि अरे यार इस कंपनी में अभी 5 6 ही लोग हैं, तो ये तो राइट बहुत छोटी कंपनी है। राइट। तो तो मैंने थोड़ा सा बोला यार अच्छा। टाइम चेक करेंगे। अभी आपने देखा होगा उल्टी गिनती चालू हुई है हमारे अगले कुछ मिनटों में। तो अगर आपके हाँ। पास समय और है तो हम दोबारा और आगे भी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम 10 मिनट में रैप अप करेंगे। बताइए आप, और आगे कर सकते हैं बात या रैप अप करेंगे? हम्म, आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे तो को हम तो अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर रैप अप करके दोबारा मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट नेक्स्ट कॉल दोबारा। ठीक। ठीक हाँ है, जी, बताइए क्योंकि तो कई आप। सारी चीजें तो हमने ऐसी भी बोली होंगी जो जरूरी नहीं है आपके दर्शकों के लिए। आप हटा दीजिएगा, उसको छोटा कर नहीं दीजिएगा। नहीं, हम पूरा रॉ रखते हैं, हम कुछ एडिट नहीं करते बेसिकली। यही यही पूरा इसका है, पूरा हिंदी, पूरा नॉन एडिटेड है, पूरा अनस्क्रिप्टेड है टोटल। दैट्स द ब्यूटी ऑफ हम्म। चैनल। तो खेल के बात होगी। तो आप बता रहे थे, हाँ जी, स्लाइड शेयर में आपके फ्रेंड थे तो आपकी उनसे बातचीत हुई। तो बस वो इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो था ना, उसको बनाने का एक मन बनाया, और मैं साइट में गया। छोटी सी कंपनी थी, रूबी ऑन रेल्स पे हम लोग काम करते थे। हम्म। फ्रेमवर्क्स यूज करते थे। बड़ी रेल्स एक फ्रेमवर्क है, पहली बार मैंने जिंदगी में सुना कि फ्रेमवर्क है। करेक्ट। यूनिट टेस्ट केसेस लिखते थे हम लोग। सी राइट। आई सी डी पाइपलाइन होती थी हमारी। बड़ा ही फैसिनेटिंग इन्वायरमेंट था मेरे लिए वो। इंडिया में ओखला में छोटा सा ऑफिस था। दो अच्छा। दिन भर में काम खत्म हो जाता था, तो शाम को गेमिंग करते थे। राइट। फिर एक बहुत ही टेक्निकल, और आप कहेंगे कि नर्डी हम्म। टाइप का एक एनवायरनमेंट मिला मुझे वहाँ पे, जो मुझे बहुत पसंद आया स्लाइडशेयर का। फिर अच्छा। स्लाइडशेयर एक्वायर हो गई, लिंक्डइन ने उसे एक्वायर कर लिया। राइट राइट। अम, और मैं अपनी पहली 1 साल की यात्रा पे निकला। फिर वहाँ से मैंने 1 साल के लिए जॉब छोड़ी, क्योंकि अच्छा। मैं ऑलरेडी 4 5 साल हो गए थे जॉब करते हम्म। हुए मुझे। राइट। और स्लाइडशेयर क्योंकि बिका था लिंक्डइन से, तो थोड़े से पैसे भी बने थे उस पहली बार एक्टिविटी मिली एक्विजिशन होगी। में। जो पैसे बने, इक्विटी जो मिली थी उससे, वो ये और लिंक्डइन ये 2012-13 के आसपास की बात है। 2012 की बात है ये। फर्क। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया। तो ये आई तो थिंक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आई थिंक सबको समझना चाहिए कि आज उस जमाने में भी आपको इतने साल पहले भी एक एक्विटी मिल गई, तो आपको एक उसका एक तजुर्बा मिल गया, और साथ में वो कंपनी एक्वायर भी हो गई। बहुत सारे तो लोग हाँ,
तो मेरा आज तो भी। मेरे संग 2 बार हुआ, क्योंकि ऑन मोबाइल भी पब्लिक चली गई, वहां पे भी मेरे पास शेयर थे, हाँ हाँ। और उससे भी अच्छा, थोड़े वहाँ पैसे भी बने। ऐसा। अच्छा। और फिर मैं जब स्लाइड शेयर आया, तो स्लाइड शेयर में एक स्टार्टअप थी 6 लोगों की, वो मेरे को इक्विटी दे रहे थे, मुझे पता भी नहीं था कि क्यों दे रहे हैं। क्या दे रहे लेकिन हैं? जब वो बिकी तो फिर पता चला कि अरे, इससे तो बहुत पैसे बन गए। और कर लिंक्डइन इतनी ऑनेस्ट कंपनी थी कि उसने लिटरली पैसे दिए, मतलब ये भी नहीं कि उसने कुछ घुमा दिया हो कि अरे तुम ये लिंक्डइन का शेयर ले लो, या तुम्हारा यहाँ कट गया है, वहां कट गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने राइट। जबरदस्ती लिटरली सबको पैसे दिए, हम सब टीम वालों को, कि भाई नहीं, ये पैसे हैं। और क्योंकि वो लाखों लाखों में थे, हम बहुत छोटे बच्चे थे, हमारे लिए करेक्ट। वो पैसे बहुत होते थे। तो बहुत होता मेरा भी मतलब ऐसे ही हो गया था कि मुझे फॉर अ मोमेंट आई कुडंट फिगर आउट कि मैं जॉब क्यों करूं, है। क्योंकि मेरे हाँ। पास ये लाखों रुपए हैं। और राइट। आप समझो, अगर मेरे जैसे आदमी के पास उस वक्त 10 लाख रुपए हो जाएं तो बावला हो जाता है आदमी, क्योंकि राइट। हमें तो 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए ही मिले हमेशा पापा से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जब 10 लाख रुपए मिल जाते हैं ना, तो वो बावरापन सा आया दिमाग में, और मैंने बोला कि मैं अब जॉब नहीं करूंगा, मैं दुनिया घूमूंगा। बहुत अच्छा। तो ये मैं ना ये चीज इसलिए पॉइंट पॉइंट करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इवन आज के जमाने में भी, पहली बात तो हर कंपनी इक्विटी देती नहीं है, खासतौर पे कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनीज। और जो स्टार्टअप दे भी रही है इक्विटी, वो कभी आईपीओ जाती ही नहीं है। तो या वो बिकती नहीं है, या बिक जाती हैं तो उनके फाउंडर्स के शेयर को पहले वो बिक वो जाते हैं। लिक्विडेट कर ये तो देते हैं और कहानियां तो आपको। बहुत हैं। हाँ, तो हाँ, और मेरा अपना भी एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, मैं उल्लेख नहीं करूंगा उनका। लेकिन मेरे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस ऐसे रह चुके हैं, खासतौर पे इंडिया मार्केट के अंदर की। अब दे तो देते हो पेपर मनी, लेकिन वो कभी मनी में कन्वर्ट नहीं होता वो। ऐसा नहीं बिल्कुल। बनता। इवन हाँ। फ्लिपकार्ट का केस ऐसा ही है। फ्लिपकार्ट ऑल दो कह सकते हो वॉलमार्ट ने खरीद लिए, लेकिन हम एम्प्लॉयज को कभी भी पैसे नहीं मिले आज नहीं तक। नहीं मिले, नहीं मिले, सही कह रहे हैं आप तो। 1 रुपया भी नहीं मिला कभी भी, जबकि इक्विटी मिली है, जबकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, लोग सोचते हैं कि लोग बिलियंस ऑफ फ्लिपकार्ट में काम किए डॉलर। हैं, बट बिल्कुल, जब अक्वायर में तो 22 बिलियन का बता रहे थे तब, तो वैल्यूएशन थे, अब तो शायद और ज्यादा होगी, 35-40 होगी अभी हाँ, बिलियन। मतलब आप ये सोचो ना कि जिन लोगों ने वो कंपनी बनाई, उन लोगों के बारे में सोचा नहीं गया। ये एक अच्छी केस स्टडी है, हाउ टू नॉट बी अ फाउंडर। करेक्ट क्योंकि करेक्ट। आप अपने ही लोगों को लेके नहीं चले साथ में। राइट। वहीं पे मैं कहूँगा कि जो राइट। स्लाइडशेयर के फाउंडर थे, अमित रंजन, हाँ हाँ हाँ। वो एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कि हाउ टू बी अ फाउंडर। बी ए फाउंडर, कि मैं करेक्ट। आज भी अगर उनका नाम लेता हूँ तो मेरे मन में रेस्पेक्ट आता है, क्योंकि उस इंसान ने सबके लिए एक फेयर डील लेके आया। जब वो उन्होंने अपनी कंपनी को बेचा, उन्होंने सबके लिए, सबको लेके चले वो, कि नहीं, मेरे बच्चे भी हैं, इन बच्चों को भी पैसे मिलेंगे, इन्होंने बनाई है कंपनी। राइट और राइट। कहाँ फिर ये पेटीएम और स्लाइड शेयर और फ्लिपकार्ट जैसी चीजें होती हैं जिसके अंदर कुछ नहीं अ, होता। हाँ। धोखा ज्यादा फील होता है आपको। और करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन ये भी एक, इसीलिए देखो, मार्केट चेंज हो गई। करेक्ट। 2012 में इंडिया में स्टार्टअप्स नहीं थे, नहीं थे, अ, बहुत कम थे, हाँ। और एक्विजिशंस नहीं होते थे। नहीं होते तो थे, हम करेक्ट। एक बहुत ही नीश मार्केट में थे, और वो मार्केट जब नीश थी ना, तो उसके अंदर इस तरीके की फोर्सेस नहीं आती जो आपके संग धोखा करें। धोखा जब कर रहे मार्केट कोई भी मेच्योर हो जाती है ना, जैसे आज अगर आप कभी भी जाओगे, आप इक्विटी हैं। पे नहीं विश्वास करोगे, क्योंकि करेक्ट मार्केट में करेक्ट। इतनी केओस हो गई है, इतनी धोखाधड़ी हो गई है कि राइट आप राइट। विश्वास ही नहीं कर सकते। आपको प्रॉमिस हो जाएगा तो पेपर नहीं मिलेगा। कितनी स्टार्टअप्स आज की तारीख में बहुत हैं करते हैं, जो बहुत करते स्टार्टअप चल रही होती हैं, हैं। आपको हाँ। इक्विटी प्रॉमिस कर देती हैं, देते लेकिन नहीं है। आपको पेपर पे कभी नहीं देती, नहीं नहीं देते, नहीं, और मैंने वो मैं ईसॉप इसलिए टूल बोल भी रहा नहीं था। बनाती। इसलिए मैं बोल रहा था आपसे, मैं उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इन चीजों का एक्चुअली, तो बहुत हाँ, ज्यादा। नहीं, ये उल्लेख करिए, क्योंकि हमारी बातें सुनने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका दर्शक इन बातों को भी समझे जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में सीखी हैं। देखिए है, अ, बिल्कुल। नो और डाउट ये ऑफ। एक चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सीखी है कि आप है ना, फाउंडर को देखो, वो फाउंडर का व्यवहार कैसा है, वो फाउंडर आदमी कैसा है। करेक्ट। अगर वो आदमी दिल का अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, हाँ। उसकी इक्विटी में ताकत होगी। करेक्ट वो करेक्ट। बने ना बने, वो एक मेहनत की अलग बात बात है, है। लेकिन उसमें करेक्ट। सच्चाई होगी। हाँ लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि मनी माइंडेड है, हाँ। विकेड है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है, तो आप ऐसे इंसान की इक्विटी से बचो। अम, या फिर जो भी आपके दूसरे प्रेफरेंसेस हैं उनके हिसाब से वो कॉल लें। चक्कर क्या हो जाता है ना, इंडिया में ना ये भाप पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली। जब उन्हें हायर करना होता है ना, तब तो वो सारी लच्छेदार बातें, और जिसे कहते हैं ना बहुत ही बढ़िया, ना 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 आपके बिना तो हो ही नहीं सकता, आना ही पड़ेगा, और ये है वो, तुम तो मेरे दोस्त हो, यार हो, ये है। तो जो कहते हैं ना वो चुगा फेंकते हैं, क्या बोलते हैं, बकरी को या मुर्गी को, कि दाना चुगने के लिए आते हैं वो।
तब बाद में उसका हलाल करा जाता है उसके बाद। तो वो वाला सिस्टम रहता है, तो अनफॉर्चुनेट है बट होता है, बहुत ज्यादा होता है। यूएस में भी काफी हद तक ये इकोसिस्टम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉ बड़ा स्ट्रांग है। आप किसी के संग धोखाधड़ी करोगे तो आपको अंदर अंदर भी डालते हैं। इंडिया में वो चलता नहीं है। इंडिया में कोर्ट केस करते रहो अपना, बैठ के सालों साल चलता रहा, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई वली ना वारिस। ऐसे ही रियल एस्टेट का सेक्टर, कितने भी बिल्डिंग्स में आप खरीद लो और अपना इन्वेस्ट करते रहो, वो बिल्डिंग वाला पैसा लेके भाग जाएगा, आपका बिल्डिंग मिलेगी नहीं आपको कभी आपकी बनी हुई। तो ये कुछ चीजें जो आई थिंक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत क्लोजली मैं भुक्तभोगी हूँ इन चीजों का एक्चुअली। और जो मेरे आज तक नहीं मिली हुई है, और बहुत कंपनियों के संग करा हुआ है मेरे मेरे संग ऐसा। तो और मेरे और भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह मैं जानता हूँ जो जिनके संग ये सब हुआ है, तो बट अब वही, अब सिस्टम के पार्ट हैं तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो ठीक है, चलिए, चलता है। तो बहुत बहुत अच्छा आपने ये उल्लेख करा चीज़ों का, क्योंकि मैं हंस ही रहा था कि काफ़ी सारी कंपनियों का तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ जिनमें पेपर पेपर मनी तो रह गया, लेकिन मनी नहीं आया उससे कभी भी निकल के। बट एक्सपीरियंस जरूर मिला, अच्छा है, पता चला कि भाई कैसे कैसे होता है ये सब है। तो हम जैसे देख रहे हैं अब ये समय थोड़ा हमारा समाप्त हो रहा है, तो अभी हम इसको रैप अप करेंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने का, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ये कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट सेशन में अपने कंटिन्यू रखें। तो आपको कुछ आखिरी कुछ बोलना चाहेंगे, दो शब्द? नहीं, अभी तक मैं बस ये बोलूंगा कि आपके जितने भी दर्शक हैं अगले सेशन में इसलिए आए क्योंकि अभी तो हम लोग काम की बातें ज्यादा करें, थोड़ा सा बोरिंग बना दिया है। अगले सेशन में मैं अपने ट्रैवल स्टोरीज के बारे में बात करूंगा बिल्कुल कि मैंने बिल्कुल। दुनिया क्यों घूमी, उससे मेरे को क्या फायदा हुआ, कहाँ कहाँ मैं गया, और मैं इकोनॉमिकली उस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर पाया। ठीक, यही सब बातों के ऊपर टच करेंगे। साउंड्स गुड। चलिए अभी रैप अप करते हैं।